हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन बैंक डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम लोग एक्सक्लूसिवली सिर्फ सीएमए फाइनल का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। सीएमए इंटरमीडिएट का जो क्वेश्चन बैंक डिस्कशन है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है। इन केस अगर आपको देखना है तो आप देखिए, बट आई वुड रिकमेंड मत देखिएगा, कोई काम नहीं है उसका। प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन फाइनल में नहीं आते, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने क्या क्या कवर कर रखा है? इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने कवर कर रखा है फाइनल का स्टडी मटेरियल, प्लस फाइनल के पीवाईक्यूज, प्लस अगर मेरे को लग रहा है कोई क्वेश्चन इंटरमीडिएट में सॉरी फाइनल के मॉड्यूल में नहीं है बट सीए फाइनल के मॉड्यूल में अच्छा है, जो कि आ सकता है, तो मैंने वो भी क्वेश्चन यहाँ पे उठा रखा है। हर एक चीज का रेफरेंस यहाँ पे आपको दे रखा है। इन केस अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो और आप चाहते हो कि सीए फाइनल स्किप कर दूं मैं, तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट सीएमए फाइनल और पीवाईक्यूज कंपलसरीली करना है। बट आई वुड रिकमेंड मत करिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में से अगर कुछ शॉर्ट करके मैंने अपने एक्सपीरियंस से डाल रखा है तो मैं पागल तो इंसान होऊंगा नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Miss Priya, an unregistered person from Mumbai, Maharashtra, place an online order with XYZ e-commerce. ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का है। 10(1)CA, ये जो नया सेक्शन आया है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होता था, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये प्लेस ऑफ सप्लाई होता था सेक्शन 10(1)CA में, अगर आपको याद होगा तो। अगर याद नहीं है तो पहले प्रोविजंस को अच्छे से याद करिए, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शंस, प्रोविजंस याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोलता है? ऑल्दो हर बिलिंग एड्रेस इज इन मुंबई, मुंबई की बंदी है, चेन्नई में ऑर्डर प्लेस कर रही है और उसने बिलिंग एड्रेस करा है मुंबई का। शी रिक्वेस्ट दैट द प्रोडक्ट इज टू बी डिलीवर्ड एट हर फ्रेंड्स एड्रेस इन बैंगलोर। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अलग अलग है। अगर बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग होता है तो भैया क्या करना होता है? 10(1)CA में याद करो तुम, 10(1)CA पीसी नोट, if billing address and delivery address is different in invoice, place of supply बन जाएगा delivery address। so अपने केस में the place of supply would be Bangalore, place of supply will be कर्नाटका, ठीक है। अब क्योंकि बंदा चेन्नई का है, बैंगलोर में प्लेस ऑफ सप्लाई है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ पे है, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन बैंगलोर। ये हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई और यहाँ पे लगेगा IGST। अब यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है, इनवॉइसिंग के लिए सप्लायर जो है ये डिलीवरी एड्रेस को भी डाल सकता है, उसको बिलिंग एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, दोनों डाले तो और बेटर बात है, बट चाहे तो वो डिलीवरी एड्रेस डाल सकता है। ये एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई करा था। प्लस इसके अंदर एक और चीज ये थी कि भैया सिर्फ स्टेट मेंशन करना सफिशिएंट है। अगर सिर्फ स्टेट भी मेंशन कर लिया तो भैया ये सफिशिएंट है। यहाँ लिखा था नोट मेंशनिंग स्टेट इन इनवॉइस इज इनफ। डन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेस्ड ऑन अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन को अपन लिख देंगे बेस्ड ऑन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन लिखा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। XY लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान रिसीव्ड लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन अटर्नी इन यूके। यूके से इनको लीगल सर्विसेज मिली है, यूके से राजस्थान में मिला है इनको लीगल सर्विसेज। अब यूके से मिला है, इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई, दिस इज अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो ऑब्वियसली मैं आगे का पढ़ने के पहले ही आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, वेस ऑफ सप्लाई की तो बाद में बात करेंगे, पर जो जो चीजें मेरे को पक्के में पता है उनकी बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इसको इंटर स्टेट माना जाएगा और यहां पे लगेगा, अरे यार
इसको माना जाएगा इंटरस्टेट और यहाँ पे लगेगा IGST। ये मैंने आपको बचपन से ही ऐसे ट्रेन कर रखा है। अब अगर आपको याद होगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अपन ने दो जगह ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक पढ़ा है 7(1)(b) में, जो बिजनेस टेस्ट का एक्सेप्शन है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना, बट बिजनेस हो ना हो चल जाएगा, फ्रॉम एनीवन। और दूसरा पढ़ रखा है हमने 7(1)(c) के पैरा 4 के अंदर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, पर यहां पे बिजनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये दो जगह हमने पढ़ रखा है। अब आगे का पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ना है आपको। अनरिलेटेड पर्सन से लिया है, अनरिलेटेड पर्सन से लिया है। ये यूके का पर्सन, ये राजस्थान के पर्सन का कोई भी रिलेटेड पर्सन नहीं है। और अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है तो 7(1)(c) लगने की बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन यूके अ कंसिडरेशन ऑफ 8,000 वाज पेड बाय द कंपनी टू द अटॉर्नी। इन्होंने इसको कितना पैसा पे किया? 8,000 पाउंड्स पे किए होंगे, 8,000 पाउंड्स पे किया है, तो कंसिडरेशन है भैया। तो ऑब्वियस है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे बिजनेस हो नहीं हो तो भी 7(1)(b) के तहत ये इंपोर्ट सप्लाई माना जाएगा। इट वुड बी ए टैक्सेबल सप्लाई। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एंड सजेस्ट इफ XY लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन RCM। अब मैंने बचपन में आपको बताया था कि अगर इंपोर्ट होता है तो ये यूके वाला बंदा क्या बोलेगा, भैया देख ये सप्लाई है, ये 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई है और मेरे को यहाँ पे GST पे करना पड़ेगा। मैं तेरे को सप्लाई नहीं करूंगा, मेरी कहानियां याद करो, मैं तेरे को सप्लाई नहीं करने वाला हूं भैया, मैं नहीं कर रहा हूं सप्लाई तेरे को। तो ये बंदा क्या बोलेगा, अरे साहब आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं RCM बेसिस पे GST पे कर दूंगा ना। इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर को RCM बेसिस पे IGST पे करना पड़ता है, हाँ कि ना? हाँ। तो भैया प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो भैया यहाँ सेक्शन 13 लगेगा। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जो कि इंडिया आ गया। फिर बोलते हैं ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, पता है हमको प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, ये 7(1)(b) लग जाएगा, ये भी बता रहा है। और ये RCM वाला पॉइंट बोल रहा है, इफ अ सर्विस इज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन एनटीटी, मतलब इंडिया के बाहर सप्लायर है, इंडिया के अंदर दिया है, अदर देन NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, बच्चों के लिए गेम्स, OIDR सर्विसेज वाला, तो RCM में टैक्स पेएबल है। अगर आपने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को करा तो भैया वहां पे RCM नहीं लगता। बट अगर अदर देन NTOR करा है, अदर देन NTOR, तो RCM लगेगा। और ये XYZ 8,000 पे GST पे करेगा। डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इसमें सब चेक हो गया आपका। तो ये सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है, ये हर जगह का क्वेश्चन है। यहाँ सप्लाई भी चेक हो गया, यहाँ पे आपका चार्ज भी चेक हो गया, क्योंकि ये चीज जो है मैंने आपको चार्ज में ही पढ़ाया था, RCM लगता इंपोर्ट पे, अदर देन NTOR, चार्ज भी चेक हो गया। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई का भी रूल चेक हो गया कि भैया सेक्शन 13 लगता है, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अगर पूछना है ना तो भैया ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लिटरली बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? प्रिया सेल्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र enters into an agreement to sell goods to Bist Enterprises of बरेली। पुणे का सप्लायर बरेली में गुड्स बेचने वाला है। While the goods were being packed in Pune godown of Priyank Seal, Bist got an order from Sahil Private Limited of शिमोगा कर्नाटक। क्या हुआ था? अच्छा ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पुणे वाले ये बरेली उत्तर प्रदेश में बिस्ट एंटरप्राइजेस को गुड्स बेचने वाले थे। अब जैसे ही गुड्स पैक हो रहे थे तो बिस्ट जो रेसिपिएंट है
उसको साहिल से ऑर्डर आ गया जो कर्नाटक में रहता है। तो बिस्ट वालों ने क्या बोला, बिस्ट वालों ने साहिल को बोला ठीक है दे देंगे, और प्रियंक को बोला है कि भैया डायरेक्टली गुड्स कहाँ भेज दो, साहिल को भेज दो। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। अपन देखते हैं, पुणे से यूपी एक है और दूसरा है कर्नाटका। एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या है, अच्छा देखो इसमें दो सेक्शंस लगते हैं, 10(1)A जहां एक्चुअल गुड्स की डिलीवरी होनी है, और दूसरा 10(1)B बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है। अब बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन मैंने आपको क्लास में कैसे पढ़ाया था कि कंफ्यूज नहीं होना है ये सारी चीजों से, तो आपको ये देखना है कि बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन किसके लिए, तो वो पुणे वाले के लिए बिल टू शिप टू है, पुणे वाले के लिए बिल टू शिप टू है, पुणे वाला इसको बिल करेगा, शिप इसको करेगा, ठीक है। ये जो यूपी वाला कर्नाटक वाले को बेच रहा है, यूपी वाला कर्नाटक वाले को जो बेच रहा है, यहां पे लगेगा 10(1)A, और यूपी वाला बंदा दो सप्लाई है, देखो एक सप्लाई है पुणे वाला एक्चुअली दे रहा है यूपी वाले को, और यूपी वाला बेच रहा है कर्नाटक वाले को, ठीक है। ये दो सप्लाईज है, ये पहला सप्लाई है और ये दूसरा सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल टू शिप टू कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो देखो ना, बिल टू शिप टू किसके लिए, बिल टू शिप टू पुणे वाले के लिए है, ये यूपी वाले के लिए तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, यूपी वाला कर्नाटक वाले को बेच रहा है। तो यूपी वाले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यूपी वाले बंदे के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी जहां पे मूवमेंट एंड होता है, मूवमेंट कहाँ एंड हो रहा है, कर्नाटक में, तो कर्नाटका रहेगा, बराबर। अब पुणे वाले के लिए देखो, पुणे वाले के लिए सेक्शन 10(1)B लगेगा, पुणे वाला एक्चुअली गुड्स को सप्लाई कर रहा है कर्नाटक में, बट ये माना जाएगा कि गुड्स यूपी में रिसीव हो गए, एंड पुणे वाले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी यूपी, ये लगेगा 10(1)B के हिसाब से, 10(1)B के हिसाब से। तो अभी अपन देखते हैं भैया, मैं देखता हूं, मतलब supply between Pune and Bist UP is a bill to ship to, ठीक है। It is deemed that Bist Enterprises has received the goods, इनको गुड्स मिल गए, एक्चुअली गुड्स मिले कर्नाटक में पर मिले इनको, ऐसा माना जाएगा, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बिस्ट एंटरप्राइजेस, मतलब यूपी, ठीक है। प्रियंक और बिस्ट के बीच में, यहां से यहां के बीच में जो सप्लाई हुआ है बरेली रहेगा, और दूसरे केस में शिमोगा रहेगा जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट होती है सेक्शन 10(1)A के हिसाब से। ये मैंने आपको बचपन में करवा दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बिल टू शिप टू का, ये हमने क्लास में सिंपल सेम तरीके से कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। यहां पे बिल टू शिप टू, अगेन क्या लिखा है यहाँ पे, गुड क्वेश्चन लिखा है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन कहता है कि चंदना ट्रेडर्स इन कर्नाटका रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम मेसर्स ए आईएनसी इन यूएसए। कर्नाटक वालों को ऑर्डर मिला है यूएस से, और टू डिलीवर 100 सेलफोन्स एट ओडीआर डीलर इन कर्नाटका। तो बेसिकली कर्नाटका वालों को यूके वाले ने बोला, यूएसए वाले ने बोला कि भैया कर्नाटक में डिलीवरी कर, पर कर्नाटक वाला बिल किसको करेगा, यूएसए को, और शिप किसको करेगा, कर्नाटक वाले को, है ना। तो बिल टू आईएनसी एआईएनसी और शिप टू ओडीआर डीलर, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ 10(1)B प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए रहेगा, बराबर है। ये एक्चुअली शिप तो कर रहा है कर्नाटक में, बट क्या माना जाएगा कि यूएस वाले को क्या मिल गया, गुड्स मिल गए, और 10(1)B के हिसाब से इसका लोकेशन अपना प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, बराबर है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन जिसने इंस्ट्रक्शन दिए डिलीवरी करने को किसी और को, तो ये यूएसए हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन अराइज हुआ कि भैया इसको टैक्स किया जाएगा क्या, इवन ही प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए में आया। अभी ये तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए ही आएगा, देखो
और ये ओडीआर डीलर इन कर्नाटका कौन है? यहाँ देखो आप इसको क्या बता रखा है, बिटवीन चंदना ट्रेडर्स ऑफ कर्नाटका एंड AINC ऑफ यूएसए। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी यूएसए। हाँ 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 हाँ। अब क्या ये गुड्स एक्सपोर्ट है? क्या ये गुड्स एक्सपोर्ट है? मेरे को ये बता दो, क्या ये गुड्स एक्सपोर्ट है? अरे गुड्स यूएस इंडिया के बाहर जा ही नहीं रहे। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को इंडिया के बाहर लेके जाना। यहाँ पे गुड्स ये चंदना ट्रेडर्स ओडीआर डीलर्स इन कर्नाटका को सप्लाई कर रहा है। कर्नाटक से गुड्स कर्नाटक में ही जा रहे हैं। अब एक्चुअली कर्नाटक से गुड्स कर्नाटक में ही जा रहे हैं। अब देखो सुनो, खासियत देखो इस क्वेश्चन की, कि हमको क्या लग रहा था कि चंदना एक पार्टी है AINC, दूसरी पार्टी है यूएसए की, और तीसरी पार्टी है ओडीआर डीलर्स। अब हकीकत में गुड्स जा कहां से कहां तक रहे? कर्नाटक से कर्नाटक में ही जा रहे गुड्स। तो पहली बात तो ये एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बट ये जो चंदना इसको गुड्स दे रहा है ना, ये ओडीआर डीलर ने उसको ऑर्डर नहीं दिया है, उसको ऑर्डर दिया है यूएसए वाले ने, AINC। तो क्या माना जाएगा 10(1)(b) के हिसाब से? इवन इफ चंदना गुड्स डिलीवर कर रहे हैं ओडीआर को, पर माना यह जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए। प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए है, यहां पे सीधा लिख दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूएसए। तो क्या ये एक्सपोर्ट है? सर गुड्स तो कर्नाटक से कर्नाटक में ही है। एक्सपोर्ट कहां से? एक्सपोर्ट का मतलब है गुड्स इंडिया के बाहर जाना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट है ही नहीं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जीएसटी कौन सा लगेगा? क्योंकि गुड्स एक्चुअली कर्नाटक से कर्नाटक में ही हैं, दूसरे स्टेट में मूव नहीं हुए हैं। बट अभी यहाँ रूल लगाओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? कर्नाटक। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? यूएसए। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और IGST लगेगा। डन। अब दूसरा सवाल, इसका इससे ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अब ये जो इसको दे रहा है गुड्स ओडीआर को, ये INC, तो सर ये इसको इंपोर्ट बोलते क्या? ये इनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये इंपोर्ट कहां से कर रहा है? इंपोर्ट मतलब बाहर से गुड्स इंडिया में लाना। ये ओडीआर डीलर को कर्नाटक के अंदर ही गुड्स मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्ट नहीं रहेगा, यहां पे लिखा है कैनॉट बी कंसिडर्ड एज इंपोर्ट। अब ये मेरे को बताओ, इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट है? ये दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए सप्लायर ये है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में 10(1)(a) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कर्नाटक। लोकेशन ऑफ सप्लायर यूएसए है, ये कर्नाटक है। तो ये इंटरस्टेट हो जाएगा, बट ये इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि गुड्स कर्नाटक से ही आए हैं, ठीक है। इट इज नॉट इंट्रास्टेट सप्लाई, इसको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। एंड जीएसटी पेएबल रहेगा आरसीएम पे, ठीक है। यहां पे पता नहीं क्यों लाइन दे रखी है, उड़ा सकते हो आप। यहाँ पे आरसीएम पे जीएसटी पेएबल रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे बिल टू शिप टू तो ठीक है, नॉर्मली था। अब जिसको यही नहीं समझ में आया कि सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे दोनों के बीच में चंदना और AINC के बीच में यूएसए कैसे आया, और AINC और ODR के बीच में कर्नाटक कैसे आया, तो भैया आप खत्म, आप वापस से लेक्चर देखो एक बार, ठीक है। हाँ, ऊपर तो बताया था मैंने बी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे कैसे निकलता है, और क्लास में बता रखा है, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझा होगा, ठीक है। चलो अभी तक अपना बिल टू शिप टू हो गया काम, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीए फाइनल मई 18 में आया है। सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल में, सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप बोल रहा हूं, जैसे यहाँ पे मूर्ति नाम है तो कहीं पे जॉन नाम होगा,
कहीं पे जॉन नाम होगा, यहाँ पे सन लिमिटेड नाम है तो कहीं मून होगा, कहीं अर्थ होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, नाम बदले हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है तीनों जगह पे, 1 2 3 जगह पे। सर हम चेक करना क्या, तुमको इतना टाइम है तो कर लो, मैंने तो मेरी रिसर्च पूरी कर रखी है, ठीक है। मिस्टर मूर्ति, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेसिडेंट ऑफ पुणे, हायर्स द सर्विस ऑफ सन लिमिटेड, an event management company registered in Delhi for organizing a new launch of product in Bangalore। ठीक है, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की सर्विस ले रहे हो आप, क्या देखना पड़ेगा पहले, सेक्शन 12 लगेगा कि 13 लगेगा। मूर्ति कौन है, पुणे का है, और इसको सर्विस कौन दे रहे, सन लिमिटेड जो कि दिल्ली की है, तो भैया यहां लगेगा सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12, सप्लायर भी पुणे में है, इंडिया में है, रेसिपिएंट भी इंडिया में है, ठीक है। तो 12 का कौन सा सबसेक्शन लगेगा, तो याद करो मैंने आपको बताया था 12(5) है ट्रेनिंग, 12(6) है एडमिशन, और 12(7) है इवेंट ऑर्गेनाइज करना। सेक्शन 13 के अंदर ये एडमिशन और इवेंट दोनों एक ही साथ आ जाता है, बट 12 में 5 है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, 6 है एडमिशन टू इवेंट्स, और 7 है इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस। तो सेक्शन 12(7) लगेगा, ठीक है। और 12(7) क्या बोलता है, 12(7) कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ, प्लेस ऑफ इवेंट, जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेक्शन 12(7) कहता है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस दिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहेगा, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो जहां पे इवेंट हो रहा है दैट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर। अब अपने केस में सन लिमिटेड सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन जहां पे इवेंट हुआ, और इवेंट हुआ है बैंगलोर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बेंगलुरु। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस द प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बैंकॉक? अगर बैंकॉक में होता है तो सर यहां प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकॉक हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो 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 देखो, कौन सा है, 12(7) ना, इवेंट इंडिया के बाहर रहा, मैंने लिख के दिया था, देखो 12(5) ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, 12(6) एडमिशन टू इवेंट, 12(7) ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट स्पॉन्सरशिप, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड को दिया तो प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, और इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आते हैं वापस से, एक और इसका नोट है ये वाला भी जबरदस्त वाला। तो ये केस में अगर इवेंट कहाँ हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कि पुणे आ जाएगा, पुणे आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन है एंड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है बैंकॉक में और बैंगलोर में, तो भैया देखो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में प्रोडक्ट कहीं भी लॉन्च हो भाई, इवेंट कहीं भी रहो, हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज पुणे हो जाएगा। चांद पे जाके कर दो, रजिस्टर्ड पर्सन का इवेंट आप चांद पे जाके कर दो, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड ऑलवेज बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। यहां पे अभी तो खैर ठीक है, यहां पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 3 अलग अलग स्टेट्स में इवेंट हो रहे, मतलब इसने 3 अलग अलग स्टेट्स में 3 दिन इवेंट लॉन्च करे, मल्टीपल स्टेट्स में हो रहे, तो आपके दिमाग में क्या लाइन लगता, सर मल्टीपल स्टेट्स में हो रहे ना, तो मल्टीपल प्लेस ऑफ सप्लाईज रहेंगे ना, वो मल्टीपल प्लेस ऑफ सप्लाईज रहेंगे, वो सही है, पर वो आता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में मैटर करता है कि इवेंट कहां हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में मैटर नहीं करता। रजिस्टर्ड पर्सन के केस में इवेंट कहीं भी हो, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड ऑलवेज बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यही डायलॉग मैंने आपको यहां पे लिख के दिया था ये पीसी नोट में। अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में होता है और कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी ईच सच स्टेट्स जहां पे इवेंट हो रहा है इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू एज पर द कॉन्ट्रैक्ट।
However, this is applicable only for unregistered person. For registered person, place of supply will always be location of recipient. लिख के दिया है, ये क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। तो यहां पे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लॉन्च कर ले, रजिस्टर्ड पर्सन है तो, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है, ये 5 नंबर का आता हुआ आया था, अब 6 नंबर का आ सकता है या 5 का भी आ सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है। सर यहाँ पे आपने आंसर में बस 3 लाइन दे रखी है, हाँ लाइन दे रखी है, तुमको तो भैया हर इसमें देना पड़ेगा ना। ये जो आंसर है मैंने तो यहाँ पे लिख दिया इफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब मैंने यहाँ आरपी लिख दिया, आप थोड़ी आरपी लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा इफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी पुणे। लिखना पड़ेगा पूरा, सेक्शन 12(7) लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6th वाला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में ये देखो, एक सेकंड वाला है ना, यहां पे इतना सारा क्लैरिफिकेशन है, इतना सारा, और ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है। मैं आपको बता रहा हूं ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और मॉड्यूल में आंसर सही दे रखा है, बस मॉड्यूल में डायरेक्टली आंसर दे रखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दिल्ली, बट क्वेश्चन देख के आपको समझ नहीं आएगा कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली क्यों दे रखा है, तो भैया आप पढ़िए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज 1 2 3 4, अच्छा चलो ठीक है, चौथा मैं करवा देता हूं पहले। मिस्टर बी, अ वेल नोन कॉमेडियन फ्रॉम दिल्ली, ऑर्गेनाइजेस अ स्टेज शो इन जापान, कॉमेडी है, इसका स्टेज शो का है, जापान में है, और ऑर्गेनाइजिंग द स्टेज शो ही टेक्स द सर्विस फ्रॉम मुंबई बेस्ड इवेंट ऑर्गेनाइजर। इवेंट ऑर्गेनाइजर कहाँ के, मुंबई के हैं, क्या आदमी कहाँ का है, दिल्ली का है, मतलब ये सप्लायर इंडिया के, रेसिपिएंट इंडिया का, तो भैया सेक्शन 12 लगेगा, और सेक्शन 12 का सब सेक्शन 7 लगेगा, अभी बताए हुआ है। बट अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो फिर क्या रहेगा, तो फिर क्या रहेगा, इवेंट इंडिया के बाहर रह रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, क्योंकि सेक्शन 12(7) लगेगा, मैंने बताया आपको अभी, है ना। अब 12(7) लगेगा तो उसमें क्या होता है, पहले पता करो कि रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यहाँ पे मिस्टर बी के रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है, क्यों नहीं बता रखा है पता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो भैया रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल ऑलवेज बी अ प्लेस ऑफ सप्लाई, विल ऑलवेज बी प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज दिल्ली। 4th वाले में दिल्ली आंसर आएगा। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, डजंट मैटर इफ वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे नहीं भी दिया है तो काम चल जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर क्वेश्चन में दिया ही नहीं था यार, अभी हम क्या कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा 7 मार्क का आने के काबिल है ये क्वेश्चन, इसको 1 मार्क, इसको 2 मार्क, इसको 1 मार्क, इसको 3 मार्क दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए बच्चा वाड़ी। आपको फुल स्क्रीन करके दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ सके, प्लीज ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, प्लीज पॉज करके पढ़ लीजिए। आई होप सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मतलब अलग लेवल का क्वेश्चन है। मतलब मेरे को लगा था पहले, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपन ने क्या पढ़ रखा है, अच्छा चलो पहले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिस्टर डे ट्रैवल्ड ऑन बागडोगरा दिब्रूगढ़ सिंगापुर दिब्रूगढ़ बागडोगरा, where a single ticket with no stopover has been issued by पार्किंसन एयरलाइंस लोकेटेड इन दुबई। मिस्टर ए इंडिया का है, पार्किंसंस दुबई की है, तो रेसिपिएंट इंडिया में है, सप्लायर इंडिया के बाहर है, दुबई में है। इनने सर्विस दिया ना इसको, तो सेक्शन 13 लगेगा। सेक्शन 13 बोलता है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के केस में जहां से आप बैठे हो, ये आदमी बैठा कहां से, बागडोगरा से बैठा है, ये आदमी बैठा कहां से, बागडोगरा से बैठा है, तो भैया यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बागडोगरा, और बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर स्टेट्स वो एग्जम्प्टेड है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू बागडोगरा, और वो एग्जम्प्टेड रहेगा।
फिर इसने जो रिटर्न टिकट करी है, देखो बागडोगरा से दिब्रूगढ़ गया, से सिंगापुर गया, ठीक है, सिंगापुर से फिर वापस से बागडोगरा आया। तो अगेन जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम बागडोगरा और जर्नी एंडिंग इन बागडोगरा, शुरू हो रही है खत्म हो रही है सेवन सिस्टर स्टेट्स प्लस बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे एग्जम्प्ट होता है। सिंगापुर से बागडोगरा के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी सिंगापुर, बट और प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर में आया तो भैया ये तो भैया बात ही खत्म हो गई। सप्लायर बाहर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर है, तो जीएसटी लगने की बात ही नहीं है। और अगर लगता भी होगा तो क्योंकि ये फ्लाइट बागडोगरा में खत्म हो रही है तो ये एग्जम्प्टेड रहेगा इंडियन लॉ के हिसाब से, बट उसमें इंडिया से शुरू होकर इंडिया में खत्म होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं, बट अगेन यहाँ पे आंसर एग्जम्प्टेड है। और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर बाहर आता है, सप्लायर भी बाहर का है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेने की कोई बात करेगी नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा पहले केस में। पहला केस सिंपल था। सेकंड केस देखिए, बहुत शानदार सा केस है। जेट एयरवे इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड इज लोकेटेड इन मुंबई, ऑपरेट्स फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली से दुबई से लंदन से दुबई से दिल्ली। ये फ्लाइट का स्केड्यूल है। ओहो, आप ध्यान रखिए इसको। अब ऑब्वियस ही बात है, दिल्ली से लंदन जा रहा है बंदा, लंदन से वापस दिल्ली आ रहा है, बीच में दुबई में कहीं पे ले ओवर है। डन। मिस्टर रफी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली फॉर दिल्ली टू लंदन, दिल्ली से लंदन का एयर टिकट बनाया उसने। 2 टिकट्स आर इशूड टू हिम, पहला दिल्ली से दुबई का है और दुबई में 5 घंटे का वेट है, और दुबई से लंदन का है, ठीक है। जेट एयरवे रजिस्टर्ड है, मुंबई का है। रफी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो दिल्ली से लंदन का ले रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि भैया ये भी बंदा कौन है, इंडिया का है। तो भैया सेक्शन लगेगा यहाँ पे, सेक्शन 12 सब सेक्शन 9। 12(9) क्या बोलता है? 12(9) क्या बोलता है? 12(9) कहता है कि भैया अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट, और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो जहां से वो बैठा है, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। और क्या ये दिल्ली से लंदन जो जा रहा है ये कंटिन्यूअस जर्नी है? इसका सवाल आया था। दिल्ली से लंदन जो जा रहा है वो कंटिन्यूअस सर्विस है कि नहीं है, क्योंकि दुबई में वो 5 घंटे रुका है और वहां पे बोला था कंटिन्यूअस जर्नी। मतलब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखी थी कंटिन्यूअस जर्नी की, अ जर्नी इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूअस जर्नी इफ इट इज टेकन अंडरटेकन ऑन अ सिंगल टिकट और मल्टीपल टिकट। टिकट से फर्क नहीं पड़ता, एक दे रहे हो 2 दे रहे हो। इट इन्वॉल्व्स नो स्टॉप ओवर, स्टॉप ओवर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये अपने को बुक में भी दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ तो 5 घंटे का स्टॉप ओवर है, यहाँ तो 5 घंटे का स्टॉप ओवर दे रखा है यहाँ पे दुबई में, तो फिर क्या करें? मेरे को लगा, मैंने बोला यार क्वेश्चन में कुछ तो गलती है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली दिया था, मतलब एम्बार्केशन पक्का है, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन जहां से वो बैठा है दिल्ली में वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। देखो आप वैसे भी माइंड मत करो, अगर आप माइंड नहीं भी करते थे ना तो भी दिल्ली से दुबई मतलब दिल्ली में बैठा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप दिल्ली बोल दो, आपका आंसर सही आ जाएगा, जैसे इंस्टीट्यूट ने कर रखा है। बट मैं वैसा नहीं कर सकता था, फिर मैंने और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया कि भैया वहां पे लिखा है कि अगर जो आप ले ओवर की बात कर रहे हो, स्टॉप ओवर की बात कर रहे हो ना, वो स्टॉप ओवर 24 घंटे से ज्यादा अगर एक जगह रहते हो उसको बोलते हैं। यहाँ 5 घंटे है आदमी तो ये स्टॉप ओवर नहीं माना जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन, द क्रूशियल पार्ट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉप ओवर प्रोवाइडेड इन द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, स्टॉप ओवर मीन्स a place where a passenger is scheduled to stay for a period of more than 24 hours। और यहाँ पे 5 घंटे का है जो कि लेस देन 24 आवर्स है, तो इसको स्टॉप ओवर नहीं माना जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूअस जर्नी कंसीडर करी जाएगी। और प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली 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 दिल्ली। अब ये सप्लायर है मुंबई का, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो इंटरस्टेट है, IGST लगेगा, सिंपल, ठीक है, ओके। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि भैया ये आदमी रजिस्टर्ड है, जेट एयरवेज का है, लोकेटेड मुंबई दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली मुंबई फ्लाइट ऑपरेट करती है। रफी अगेन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसने दिल्ली से मुंबई से दिल्ली से मुंबई की वापस फ्लाइट बुक करी है।
एक ही टिकट इशू करी है फॉर बोथ द रूट्स मतलब पहले ये बंदा मुंबई से दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से वापस मुंबई आएगा। रिटर्न जर्नी, मैंने बचपन में आपको पढ़ाया था कि रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी माना जाता है। देखो 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 देखो, इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, रिटर्न जर्नी इज इक्वल टू सेपरेट जर्नी इवन इफ बुक टुगेदर। पीसी नोट, ये पास वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास वाले का क्वेश्चन अपन ने कराया भी है, अब खैर अभी क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा वो, पर ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई से दिल्ली के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई, और दिल्ली से मुंबई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली, बराबर। क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन देखना है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन रहता था तो प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं देखते थे, उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ देखो दे रखा है मुंबई फॉर मुंबई दिल्ली और दिल्ली फॉर दिल्ली मुंबई। अब मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई है तो CGST प्लस SGST लगेगा, क्योंकि जेट एयरवेज सप्लायर कहाँ का है, मुंबई का है, इंट्रास्टेट हो गया। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आता है तो मुंबई का आदमी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, इंटरस्टेट है, IGST लगेगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भैया जर्नी इसको कंटिन्यूस नहीं मानेंगे, सेपरेट जर्नी मानेंगे, ठीक है। ये दे रखा है, डन है। तो ये हो गया। अब इसके बाद 7th वाला एक बार देखेंगे, 1 मिनट बस। सी चेन्नई बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर होस्टेड एन एग्जीबिशन एट ढाका। ये बाकी सब जाने दो चुल्ले में, बिजनेस एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन इंडिया के बाहर होल्ड कर रखा है भैया, एग्जम्प्टेड है, बात खत्म, एग्जम्प्टेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई सिल्क के लिए। यार प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंडिया के ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। CGST इज नॉट लायबल टू पे बाय, GST लगेगा बोल रहे CGST और SGST, पर उस पर GST नहीं भरना है, क्योंकि सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया इज एग्जम्प्टेड। एंट्री नंबर 52 ये एग्जम्प्ट रहेगा, डन। अब ये 8th वाला क्वेश्चन आप देखिए, 8th वाला क्वेश्चन और शानदार है, इसको भी कर दो, गुड क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन, 3 सर्विसेज इन्वॉल्व है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। आई होप कर लिया होगा आपने। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी खासियत ये है, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन कहाँ का आया। ये क्वेश्चन आया है CMA फाइनल में, दिसंबर 19 में 14 मार्क के लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन CMA इंटरमीडिएट में आया था दिसंबर 2022 में। अगर आपको चेक करना है तो आप मेरा उसका वीडियो चेक कर लेना। CMA फाइनल दिसंबर 22 में आया था 9 मार्क के लिए। CA फाइनल में भी ये आ चुका है, CMA फाइनल के भी स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन दे रखा है। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन भी बड़ा है, ऐसा नहीं छोटा क्वेश्चन है। मुद्रा डांसर्स प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय मिस अंजलि, अ भरतनाट्यम डांसर विशेष टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉन्सर्ट। अज्यूमिंग आप फाइनल में हो, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहली सर्विस क्या है, जो मुद्रा डांसर्स है, होता क्या है मैं समरी बता देता हूं उसका। एक डांसर है जिसकी खुद की एक कंपनी है, इसको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना था और इसने इसके लिए किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस हायर करी, ठीक है। अब पहला, ये डांसर ये जो है ऑर्गेनाइजर की सर्विस हायर करी है, अब इवेंट करवाना है तो उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर ने एक जगह बुक करी है, एक लॉन बुक करा है। क्या लॉन लिखा है क्या, हाँ लॉन लिखा है, लॉन ही लिखा है, वर्ड लॉन ही है, क्या ऑडिटोरियम लिख सकता था, इसलिए मैंने चेक करा, ठीक है। तो एक सर्विस इवेंट ऑर्गेनाइजर की, मुद्रा डांसर्स ने लिया है इवेंट ऑर्गेनाइजर को, इवेंट ऑर्गेनाइजर का नाम है साई प्रिया, ठीक है। अब साई प्रिया ने लॉन बुक करा है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ इवेंट, ठीक है, वो आ गया। अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ इवेंट, ऑफ अ फंक्शन, चाहे बिजनेस हो, कल्चरल हो, पर्सनल हो, शादी का हो, कोई भी हो। तीसरा,
ये मुद्रा वहां पे लोगों को टिकट बेचेंगे। तो ऐसी 3 सर्विसेज है, ठीक है, और 3 सेक्शंस इन्वॉल्व है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय मुद्रा डांसर टू ऑडियंस बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट। एडमिशन टू इवेंट, यहाँ सब कुछ इंडियन है। तो एडमिशन टू इवेंट क्या था? 12/5 था ट्रेनिंग, 12/6 था एडमिशन और 12/7 था ऑर्गेनाइजर। यहाँ लगेगा 12/6, ठीक है। ऑर्गेनाइजर लगेगा 12/7। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो होटल्स लॉन बुक करा है वो आएगा 12/3 के अंदर। 12/3 के अंदर 3 चीजें आएगी। अब ये जो सर्विस दे रहे हैं एडमिशन टू इवेंट, 12/6 आ जाओ, 7 देख लो, एक बार सब देख लो, ठीक है। 12/7 इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हुआ देखना पड़ेगा। 12/6 एडमिशन जहां इवेंट हो रहा है, और 12/3 लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 12/3 ये वाला पॉइंट है, अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी फंक्शन, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 3 सेक्शंस लगेंगे। एडमिशन टू इवेंट, एडमिशन टू इवेंट 12/6 जहां पे इवेंट हुआ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पे इवेंट हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट कहाँ हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा। अरे हरियाणा है भाई, वो हरियाणा वाले मारेंगे पकड़ के मेरे को। 12/7 ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां इवेंट हुआ। अब कहा है ये मुद्रा डांस को दिया है इन अच्छा, इवेंट हरियाणा में हुआ है पर ये रजिस्टर्ड है अमृतसर में। तो ये रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहां पे आ जाएगा पंजाब। और तीसरा इवेंट कहा हुआ है? हरियाणा में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हरियाणा, ठीक है। तो पहले केस में इट वुड बी जहां इवेंट एक्चुअली हुआ है हरियाणा, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, ठीक है। और ये सर्विस कौन दे रहा है? मुद्रा डांसर्स दे रही है। मुद्रा डांसर्स कहाँ है? पंजाब की है। तो पंजाब में लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाईज इन हरियाणा, तो लगेगा IGST, ठीक है। अब वहां पे सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। 500 टिकट बेची है 5,000 की, तो 25 लाख का 18%, 4.5 लाख IGST आएगा, बराबर। ओके। दूसरा साई प्रिया, ऑर्गेनाइजर, कितना पैसा लिया है ऑर्गेनाइजर ने? चाहिए ऑर्गेनाइजर कहाँ के हैं? साई प्रिया कहाँ के? भैया साई प्रिया है दिल्ली की, ठीक है। साई प्रिया है दिल्ली की और प्लेस ऑफ सप्लाई है पंजाब। तो दिल्ली पंजाब इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, अगेन यहां पे भी IGST लगेगा, 12 लाख का 18%। और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी हरियाणा। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन बुक करता है? इवेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है। इवेंट ऑर्गेनाइजर है, सॉरी सर्विस कौन दे रहा है? बुक कराया इवेंट ऑर्गेनाइजर ने, पर होटल ड्रीम पैलेस ने दिया है जो कि खुद हरियाणा में है। तो यहां लगेगा CGST और SGST, ठीक है। बाद में एक और क्वेश्चन पूछा है कि भैया अगर ये 5,000 के जगह पे 475 रहता तो क्या होता? टिकट अगर 500 रुपया उससे कम है तो वो एग्जम्प्ट होता था। तो भैया ये पहली वाली जो सर्विस है ना, ये वाली एग्जम्प्ट हो जाती थी, ये एग्जम्प्ट हो जाती थी। दूसरी और तीसरी तो वैसे ही टैक्सेबल रहती, तो पहले वाले में चेंज आता था, दूसरी और तीसरी का चेंज नहीं आता था, सेम रहता था। डन, ओके। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 9, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, बैक क्यू। CA फाइनल में 18, CA फाइनल स्टडी मटेरियल, CMA फाइनल स्टडी मटेरियल, CMA फाइनल December 22, 4 मार्क के लिए। बाप रे, देखो भाई, इंटीरियर डेकोरेटर है, प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर हरीश जैन इन रिलेशन टू 2 ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर याद करोगे आप, अच्छा सुन लो, ये जरूरी नहीं है चारों एग्जाम में सेम नाम आया होगा। ये महेंद्र गोयल है, कहीं पे प्रणव जांडक होगा, शुभम को दे रहा है, हालांकि नाम बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए मेरे को क्या है? इंटीरियर डेकोरेटर है,
रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, महेंद्र गोयल, हरीश जैन। अच्छा, लोकेशन ऑफ महेंद्र गोयल दे रखा है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। हरीश जैन का मुंबई में है, न्यूयॉर्क में। तो ये केस 1 पे आते हैं। ये कौन दे रहा है? महेंद्र गोयल। ये हरीश जैन कौन है? रेसिपिएंट है। ये सप्लायर है। सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, सॉरी दोनों इंडिया में है, तो सेक्शन 12 लगेगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में है, बाप रे। इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, बट अगर दोनों इंडिया में है तो वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया रही तो सेक्शन 12(3) कहता है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फर्स्ट केस में मुंबई आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना? तुम पढ़ते नहीं हो। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट 12(3), ठीक है। और 13 में तो बस डायरेक्टली बोल दिया भैया। 13 में तो डायरेक्टली बोल दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। 13(4) में लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मल्टीपल जगह पे है, मल्टीपल कंट्रीज में, जिसमें से एक कंट्री इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ इंडिया वाला आ जाएगा, बराबर। और मल्टीपल स्टेट्स में है तो अलग अलग स्टेट्स के प्रपोर्शन में। यहाँ पे देखो, जब दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर रहता ना, तो वहां पे कहीं पे भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का लफड़ा नहीं है। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने ये कर रखा है, ठीक है। इसी टाइप का ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने कर रखा है, आपको क्लास में दे रखा है, ये फाइनल के स्टडी मटेरियल का है। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन इंटरमीडिएट में आ चुका है, फाइनल में भी आ सकता है, मल्टीपल स्टेट्स का इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस, ठीक है। तो भैया ये देखो, दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, तो फिर यहां क्या लगेगा? सेक्शन 13 लगेगा, 13(4). और प्लेस ऑफ सप्लाई वुड भी क्या रहेगा, बताइए? कमेंट करो भाई जल्दी से। अरे जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही अभी तो बता। अबे तुमको अभी तो बताया फ्रांस है, तो फ्रांस है, इसका आंसर फ्रांस आ जाएगा। मुंबई और फ्रांस, मुंबई फ्रांस, खत्म बात, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट विक्सपोर्ट भी के क्वेश्चंस हैं मस्त जोरदार वाले, ध्यान से सुनना अभी। ये वो जो पर्दा डालता हूं ना, ये आज मैं अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। आप अगर ये मैजिक पेन देखोगे ना, तो इसका भी कलर बदल चुका है, क्योंकि वो वाला सॉफ्टवेयर पता नहीं क्रैश हो जा रहा था। मैंने बोला लेना तो है ही, इसके लिए जो दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा उससे काम कर रहे हैं। स्वामी पढ़ो यार, क्वेश्चन पढ़ो भी, मेरे को क्या पढ़ने लगा रहे, ठीक है। आई होप पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में बताइएगा क्या है। एक स्वामी लिमिटेड है चेन्नई का, इन्होंने एक साउथ ऐसे लिमिटेड जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बिजनेस एक्वायर करा, ठीक है। बिजनेस एक्वायर करने के बाद स्वामी लिमिटेड ने क्रिश एंड क्रिश आर्किटेक्ट्स को हायर करा कि भैया मेरी जो साउथ अफ्रीका में बिल्डिंग बननी है ना नए बिजनेस की, उसका इंटीरियर कर दे। तो भैया सप्लायर है क्रिश एंड क्रिश लिमिटेड, आर्किटेक्ट स्वामी लिमिटेड रेसिपिएंट है। तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, ठीक है। बट सेक्शन 12 लगेगा, बट प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी है साउथ अफ्रीका में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहाँ है बताइए? इंडिया में है, और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो सेक्शन 12 ही लगता है। और प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में हो जाता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट है स्वामी लिमिटेड चेन्नई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा चेन्नई। अब ये स्वामी लिमिटेड क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भैया प्रॉपर्टी तो साउथ अफ्रीका में ना, तो उस केस में मेरे पे कोई जीएसटी का क्लेम नहीं आना चाहिए। डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया इसको कि भैया प्रॉपर्टी साउथ अफ्रीका में होंगी, बट प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चेन्नई आ रहा है, और सप्लायर है चेन्नई के, तो ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा। स्वामी लिमिटेड बोलता है नहीं 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 नहीं, वर्क इंडिया के बाहर चल रहा है, तो भैया मैं जीएसटी नहीं भरूंगा। गलत बात है। आपको पूछा है कि डिपार्टमेंट सही है कि गलत है, बराबर है, सही है भैया, डिपार्टमेंट सही है, ठीक है।
आंसर आप पढ़ सकते हो, एकदम डिटेल में दे रखा है मैंने। डन। अगली क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का अगेन। अब मैं ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, मतलब जरूरी नहीं है पांचों क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। हो सकता है स्टडी मटेरियल में 2 पॉइंट दिए होंगे, फिर 2 पॉइंट किसी और क्वेश्चन में दिए होंगे, मैंने उसको कंबाइन करके एक प्रॉपर क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बना दिया, सेम सेम सर्विसेज को पास में लाके। डन। चेन्नई, देखो मेरी आपसे एक उम्मीद है कि आप ये पूरे क्वेश्चन एक बार तमीज से पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक्स ऑफ चेन्नई, क्योंकि भैया 27 क्वेश्चंस है टोटल, 27 क्वेश्चंस प्लेस ऑफ सप्लाई के तुम्हारे भाई ने कवर कर दिए, और सीएमए फाइनल वाले ही, ठीक है। तो भाई अभी करना तो पड़ेगा, और मैं करवा रहा हूं बैठ के, बाकी लोग तो करवाते भी नहीं है। तो बस आपसे उम्मीद क्या है, आप ये क्वेश्चन पॉज करके पढ़ो, फिर मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपने को अभी इसको खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि भैया आप क्वेश्चन पढ़ ले, क्योंकि मैंने तो बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूं पढ़ लिया होगा। Pacers X of Chennai engaged in various business has provided the following services. Has provided the following services, मतलब Pacers X कौन हो गए, ये हो गए सप्लायर। सर्विस ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी लोकेटेड इन जम्मू। प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, जम्मू में, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का लफड़ा नहीं है, इसलिए नहीं दे रखा है। आर्किटेक्चर सर्विस टू एन इंडियन होटल चेन, इंडियन होटल चेन को आर्किटेक्चर सर्विस दिया है, विच हैज बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई, बिजनेस मुंबई में, बट ये सर्विस जो दिया है ना फॉर अ न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन सिडनी, सिडनी के लिए दिया है। मतलब ये इंडियन चेन होटल सप्लायर रेसिपिएंट है, सप्लायर भी इंडिया में, रेसिपिएंट भी इंडिया में, सेक्शन 12 लगेगा, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो इस केस में place of supply would not be the location of property but it would be the location of recipient। recipient कहाँ का है, इंडिया का, मुंबई का, तो place of supply would be मुंबई, ठीक है। डन। ये तीनों थे सेक्शन 12 12 12 12। अगले दो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन एजेंट, एक इंडियन एजेंट है, उसने मार्केटिंग इन इंडिया की सर्विस दिया है फॉरेन सेलर को। अब बेसिकली ये इंडियन एजेंट मार्केटिंग की सर्विस दे रहा है, ये एजेंट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, ओ सॉरी 12 नहीं 13 सबसेक्शन 8 का बी क्लॉज लगेगा। 13 याद करो, फॉरेन सेलर को दिया है ना, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, सेक्शन 13 लगता। 13 के 8 के अंदर 3 क्लॉज थे, पहला था बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी की सर्विस अकाउंट होल्डर्स को, दूसरा था इंटरमीडिएट सर्विसेज जिसमें मैंने लिखवाया था सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं आता, और तीसरा था hiring of means of conveyance including yacht for up to 1 month excluding aircraft और vessel। एयरक्राफ्ट करा तो 13(8) नहीं लगता, उसमें लगेगा 13(2) जनरल सेक्शन। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसका एक क्वेश्चन फाइन इंटरमीडिएट में आ रखा है कि एयरक्राफ्ट बुक करा है, हायर करा है 15 दिन के लिए, तो वहां 13(8) नहीं लगता। एयरक्राफ्ट और वेसल की हायरिंग को छोड़ के यॉट हायर कर रहे हो 13(8) लगेगा, ठीक है। खैर ये बेसिकली 13(8) की रिवीजन हो गई, 13(8) बी लगेगा। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाईज लोकेशन ऑफ सप्लायर, इफ यू डोंट अग्री आई विल शो यू द 13(8), ये देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहां का है, इंडिया का है, इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। अब यहां पे क्योंकि ये चेन्नई में है तो चेन्नई रहेगा। ट्रैवल एजेंट फॉरेन सेलर एजेंट है ना, तो ये भी चेन्नई रहेगा। 13(8) ये ऐसा आंसर है इसका 10th का। ओ 11th है, 12th पे आते, ओ ये अंधा हो गया, तो ये नीचे आना चाहिए ना, है ठीक है। इंडिपेंडेंट केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो।
लैंडलाइन लिया है, जहां पे लैंडलाइन फिक्स है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, बैंगलोर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। A registered person travels from Mumbai to Delhi by BCG Airlines. Mr. Mohit has brought the ticket of the चेन्नई से लिया है। अरे भाई चेन्नई से लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद आएगा, पहले इसमें बैंगलोर, दूसरे इसमें हैदराबाद, ठीक है ना। वो अनरजिस्टर्ड के लिए जहां से वो बैठा, रजिस्टर्ड के लिए नहीं है, बता चुका हूँ। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज हायर्ड बाय मिस्टर वरुण टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज मैरिज इन जयपुर। मतलब अगेन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की सर्विस है। अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये वरुण भैया, तो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है, इवेंट कहाँ हो रहा है? जयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी जयपुर। मिस सरोज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ दिल्ली सेंड्स अ कुरियर, कुरियर भेजा है दीदी ने, टू हर फ्रेंड इन जलंधर विच वॉज डिलीवर्ड गोइंग थ्रू हरियाणा। हरियाणा के थ्रू गया, अच्छी बात है दीदी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन है दीदी? अनरजिस्टर्ड है। पहली बात तो दीदी और कुरियर कंपनी भी इंडिया की है, तो यहाँ पे सेक्शन 12 लगेगा, 13 नहीं लग सकता। 13 के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ना वो डिलीट हो चुका है, अब 13(2) लगता है, पर यहाँ पे 12 लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको भैया। 12 लग रहा है तो 12 में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये देखो 13(9) डिलीट हो चुका है। नाउ पीओएस विल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 13(2), बट इसका जिंदा है अभी भी, देखो 9 है, अच्छा 8 है, 13(8). रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां से गुड्स हैंडओवर करे गए ट्रांसपोर्ट के लिए, हैंडओवर करे गए ट्रांसपोर्ट के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक बच्चा इंटर का बोलता है सर वो जो रेसिपिएंट है ना उसको जहां पे हैंडओवर कर दिए गए वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मैंने बोला मुन्ना कैसी बातें कर रहा है पगले, हैंडओवर फॉर ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ हैंडओवर मत ध्यान रखो, हैंडओवर फॉर ट्रांसपोर्ट ध्यान रखो, नहीं तो एक हाथ नमूना बोलेगा जहां पे जिसको गुड्स देने ना, जैसे अपने घर पे आते हैं गुड्स तो अपने को हैंडओवर करता है डिलीवरी बॉय, तो बोले अपने को कहाँ हैंडओवर करे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सेंड्स ऑफ दिल्ली सेंड्स अ कुरियर टू अवर फ्रेंड इन जलंधर विच वाज डिलीवर्ड गोइंग थ्रू हरियाणा। अरे हरियाणा से थ्रू जा रहा है तो क्या हुआ? दिल्ली से कुरियर दिया जलंधर में, तो दिल्ली वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, आंसर वुड बी दिल्ली, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस एनबीएफसी दिख गया, बैंकिंग ध्यान में आ गया मेरे, एनबीएफसी दिख गया मेरे को, बैंकिंग ध्यान में आ गया, बाकी सब कुछ छोड़ दो, बैंकिंग ध्यान में आ गया। आया तुमको भी? आया तुमको भी? मेरे को आया। बैंकिंग का सेक्शन है 12 और उधर में मतलब सेक्शन 12 है, मतलब दोनों रेसिपिएंट सप्लायर इंडिया में तो 12 और 13 के अंदर 13(8) है, उसका क्लॉज ए है 13(8) का। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें तो सीधा लोकेशन ऑफ सप्लायर है, 12 में क्या है? अगर एड्रेस अवेलेबल है, बैंक के किसमें, ध्यान से सुनना, एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ पे रजिस्टर्ड का लफड़ा नहीं है 12 के केस में, ठीक है। देखो 12 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 12, देखो बैंक के पास उसका एक क्वेश्चन भी अभी केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए करके, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा तुमको, ठीक है। अब इसके अंदर है ना सबसे खास चीज जो दे रखी है वो है कि फाइनेंशियल लीज पे जब आप गुड्स को देते हो, देखो क्वेश्चन पढ़ो यार, being an NBFC gives an asset under financial lease to Messrs ABC Limited। अगर आपने बचपन में AS 19 पढ़ा होगा लीजेस का, तो दो टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब वापरने दे रहे, फाइनेंसिंग लीज मतलब बेसिकली तुम्हारा एसेट हो जाएगा, तुमको पैसा देना है। The said assets so far used by ABC Limited in their factory located at हैदराबाद। अभी क्वेश्चन देखो, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अब मेरी बदनसीबी ये है कि इसमें मैं पर्दा नहीं डाल सकता हूं, साला आप पढ़ लूंगे, ठीक है। पर इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखा है, नो मूवमेंट्स ऑफ गुड इन्वॉल्व। मैंने आपको बताया था कि भैया गुड्स पहले मेरे पास ही थे, मैंने रेंट पे लिया था, अब मैंने बोला 14 महीने के बाद कि मेरे को बेच दो, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो जहां पे गुड्स थे, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
अब ये क्वेश्चन वापस से देखो, एक बार फिर से पढ़ो, मैंने सारी प्रोविजंस आपको रिवाइज करवा दिया है। 12 की करवा दिया है, 13 8 ए करवा दिया है, फिर AS 19 के बारे में भी बता दिया है, फिर सेक्शन 10 1 सी के बारे में बता दिया है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व। अब क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। X has a place of business in Chennai. Being an NBFC given an asset under financial lease to ABC. X Limited NBFC है, इसने अपना एसेट दिया है ABC Limited को। The said asset so far used by ABC Limited in their factory located at Hyderabad. At the end of the lease खत्म होने के बाद उनके पास ऑप्शन रहेगा लेना है क्या, और ABC Limited ने एक्वायर्ड कर लिया एट द नॉमिनल अमाउंट। एक्स ने ABC को एसेट दिया था, मतलब एसेट पहले से ABC Limited यूज कर रही थी। जैसी लीज खत्म हुई है, ABC Limited ने एसेट एक्वायर कर लिया है, तो क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है? नहीं है। पहले भी ABC यूज कर रही थी लीज पे, अब ABC ने परचेस कर लिया है, तो सप्लाई तो हुआ है पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। पहले भी गुड्स ABC Limited के पास थे, अभी भी गुड्स ABC Limited के पास है। कहाँ पे थे? हैदराबाद में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट, जो कि हैदराबाद था। चेन्नई से हैदराबाद मतलब इंटरस्टेट है, IGST लगेगा। सेक्शन क्वेश्चन 13 खत्म हो गया। हाँ, क्वेश्चन 14 देखो, इंटरमीडिएट में जो पढ़ा है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, वही फाइनल में भी है, बट क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, यहां पे अलग ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रजनी सन्स रजिस्टर्ड इन केरला सप्लाइड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑफ जनरेटर टू शाह लिमिटेड, जो SEZ में केरला में, केरला से ही केरला में सर्विस दिया है। बट ये जो केरला में दिया है ना, ये SEZ में दिया है। और अगर आप SEZ में देते हो ना, तो भैया SEZ सेम स्टेट में क्यों ना रहो, इसको अलग कंट्री माना जाता है। ये इनको जो दिया है ना आपने, वो एक्सपोर्ट है, वो जीरो रेटेड सप्लाई है। एक्सपोर्ट में दो चीजें आती है, एक सॉरी जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें आती है, सप्लाई सॉरी एक्सपोर्ट, और दूसरा सप्लाई टू SEZ यूनिट और डेवलपर। ठीक है, ये केरला से केरला है, सेम स्टेट है, पर इसको क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई, या अलग स्टेट में माना जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शादी के बाद वाला, दिशा का। दिशा बोल रही थी भैया इंडिया के बाहर घुमाने लेके जाओ, मैं बोला लेके गया उसको नागपुर में, SEZ मियान में, मतलब हमारे वर्धा के पास में नागपुर है। कोविड के वक्त शादी हुई थी तो नागपुर ले गया, बोला ये देख ये तो अलग दुनिया है, ये पूरा देश के बाहर है। हकीकत में 5 किलोमीटर के अंदर है नागपुर के, बट वो इंटरस्टेट सप्लाई होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट माना जाता है, GST नहीं लगेगा। इंटरस्टेट सप्लाई IGST लगेगा। अबे बावले हो क्या? अच्छा, दो ऑप्शन है, एक बिना GST के कर दो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अच्छा ये है ना, अपन ये जो चीजें ना, ये अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। विल अट्रैक्ट IGST एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई। अरे यार, अभी इन्होंने आंसर ये क्यों दिया है पता है क्या? ये मॉड्यूल है ना, इसलिए दे रखा है। यहाँ पे इन्हें बोला है कि भैया IGST लगेगा। अरे नहीं लगता भैया, नहीं लगता GST, नहीं लगता। ये क्यों नहीं लगता? उसको एक्सपोर्ट माना जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने ये पूरा जो दे रखा है ना, वो दे रखा है सप्लाई अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। एक तो भैया सप्लाई कर दो बिना GST पेमेंट के, या फिर अभी GST का पेमेंट कर दो और बाद में रिफंड क्लेम कर दो। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि भैया अभी GST लगेगा, बाद में आप इसका रिफंड ले सकते हो। ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 7 में। ये मत बोलना मास्टर तुमने पढ़ाया नहीं, अभी ITC पढ़ाऊंगा, इसके बाद में मतलब इसके बाद वैल्यू, फिर ITC, फिर ये वाला ही चैप्टर लेने वाले एक्सपोर्ट का। डन? तो यहाँ पे IGST लगता सही भी है, बाद में इसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? पहली कसम खा लो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड दे दो कि भैया मैं ये एक्सपोर्ट है, तो GST ही नहीं लगेगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट के केस में अभी अगर लग भी गया ना, तो बाद में उसका रिफंड आ जाता है। तो आपको वही पूछा कि लगता ही चाहे, तो बोलना ठीक है भाई चल IGST लगता है। ये मत बोल देना केरला केरला है तो CGST और SGST लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में अलग लेवल की भसड़ थी। मॉड्यूल में सिर्फ आंसर दे रखा है, मॉड्यूल में सिर्फ आंसर दे रखा है। अगर ये आप लकी सिंह का क्वेश्चन सर्च करते हो ना, सर्च कैसे करना है मैं बता देता हूँ। PDF डाउनलोड करने का,
कंट्रोल एफ में जाने का, लकी सिंह डालने का, या ये ऑन रोड्स रोडर्स रोडर्स भी डाल दो, रोडर्स क्या नाम है, तो आपको वहां पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना दे रखा है कि पूरी मैंने मेहनत करी है बेचारे गरीब आदमी ने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप। एक आदमी है नोएडा का, ये हिमाचल प्रदेश जा रहा है छुट्टियां मनाने। दिल्ली से, चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाने वाला है। चंडीगढ़ में उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने ऑन रोड असिस्टेंस, इमरजेंसी ऑन रोड जो असिस्टेंस होता है, उनको बुलाया। एक कंपनी जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो आई कार रिपेयर करने। द कार वॉज रिपेयर्ड, द वैल्यू अमाउंटेड टू 80,000, लेबर चार्ज है 50,000 का, 30,000 के स्पेयर पार्ट्स और बाकी का जो भी अमाउंट है। द बिल वॉज सपोज टू बी जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन, सर्वर खराब होने की वजह से बिल जनरेट नहीं करा गया। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। अब इसमें ना सबसे पहले जो मेरे दिमाग में थॉट आया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में थॉट आया था वो था 13(3) का। कि भैया फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। अब गाड़ी को रिपेयर करने के लिए गाड़ी को लाना पड़ता है, बट दो चीजें सामने आई। मतलब मैं आपको एकदम रैंडमली जो थॉट प्रोसेस होता है ना पहले के बार बच्चे का, वो बता रहा हूं। मेरे को लगा जैसे ही रिपेयर दिखा ना, अपने को याद आ जाता ना, सर्विस रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये 13(3) लगने वाला था, ये खत्म हो गया थॉट। क्यों थॉट खत्म हुआ? पहली बात, दोनों इंडिया के, 13 लगता नहीं। 12 के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। पर्सनल रिक्वायरिंग सॉरी सर्विस रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स, ऐसा 12 में कोई भी क्लॉज नहीं है, वो 13 में है सिर्फ। तो भैया 13 तो खारिज हो गया। दूसरा इसके अगेंस्ट जो थॉट था वो ये था कि भैया यहाँ पे गाड़ी को गैरेज नहीं ले जा रहा है, आदमी आ रहा है, बराबर ना। तो दिमाग में क्या आया, सर पर्सन तो आ रहा है ना। अरे पर 13(3) लगता ही नहीं है, 13(3) लगता ही नहीं है, तो फिर क्या लगेगा? 12 लगेगा। दोनों लोग कौन है? इंडिया के, सप्लायर भी रेसिपिएंट भी। तो 12 का कौन सा लगेगा? तो 12 में मैंने स्पेसिफिक सर्विसेज चेक करी है, कोई भी सर्विस इस सर्विस में नहीं आती, तो 12(2) लगेगा। लगेगा जनरल सेक्शन 12(2). ठीक है, अब जनरल सेक्शन में क्या बोल रहा है? अगर B2B सप्लाई है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये जो लकी सिंह है, समझो आपकी गाड़ी बीच में कहीं खराब हो गई, आपने कोई ऑन रोड इमरजेंसी असिस्टेंस को बुलाया, क्या आप उनके डेली कस्टमर हो? नहीं। तो क्या उनके रिकॉर्ड्स में आपका एड्रेस अवेलेबल रहेगा? नहीं। जैसे मेरा जो हमेशा जिनसे मैं सर्विसिंग करवाता हूँ उसके पास मेरा एड्रेस रहना इज वेरी नॉर्मल रहेगा। बट कई गाड़ी के रास्ते में खराब हो गई, मैंने जो भी पास वाला था उसको बुलाया, मैं बोला भैया गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाया, मैंने बोला ठीक कर दो यार। अब उस मैकेनिक के पास मेरा एड्रेस कहाँ से रहेगा? मैं तो घूम रहा हूँ ना, रेगुलर कस्टमर थोड़ी हूँ उनका। क्या हर बार मेरी गाड़ी रास्ते पे खराब होती है? इतनी खटारा गाड़ी थोड़ी है। तो यहाँ पे क्योंकि एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो कि दिल्ली के है, कंपनी जो दिल्ली की है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस लेके आता है अपने दिमाग में कि ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। यहाँ पे चेक होती है असली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और इधर इंस्टीट्यूट का मटेरियल फेल हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में डायरेक्टली दे रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दिल्ली। बाकी तुम पता कर लो, ये बीवी का जैसा कार्यक्रम है। ठीक है, एक शब्द बोलती है, बाकी तुम समझ लो भैया तुम। ऐसी इंस्टीट्यूट हो गई आजकल। खैर चलेगा, अगले दो क्वेश्चन है, आप करिए इसको, ज्यादा है नहीं है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस वाला है, 12(5) लगता है। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पे ट्रेनिंग दे रहे। ये एक्स है रजिस्टर्ड पर्सन, इसने वाई को हायर करा चेन्नई में, तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हैदराबाद वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पी वाला बोल रहा है कि व्हाट इफ सम ऑफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज आर सेंट टू चेन्नई और एक्स लिमिटेड अनरजिस्टर्ड है। तो अगर एक्स लिमिटेड अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे ट्रेनिंग हुई है जो कि चेन्नई में हो रही है, चेन्नई वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है,
17 18 आप करिए एक बार, जल्दी से पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, आई होप ये पढ़ लिया होगा आपने। 17th वाला क्वेश्चन देखो, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है मतलब जीटीए होगा, छोटा मोटा आजू बाजू वाले छोटा हाथी वाले अंकल तो होंगे नहीं। सी ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस इन विजयवाड़ा टू गुंटूर, विजयवाड़ा से गुंटूर जाने के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ये नवथा के साथ। ठीक है, ये सप्लायर है, ये सी लिमिटेड रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सेक्शन 12 लगेगा, 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, 12(9) लगेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, 12(8) 12(9), और यार इसमें ही बहुत कंफ्यूजन होता है। 12(8) है जहां तक मेरे को पता है, 12(8) है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर गुड्स। हाँ, 12(9) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। 12(7) देखो, 12(5) ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस, 12(5) 12 ट्रेनिंग, 12(6) क्या है, 12(6) है एडमिशन टू इवेंट, 12(7) है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, 12(8) है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, 12(9) है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। याद रखो, 12(10) है गुड सप्लाइड, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वीनियंस, 12(10) है ये। 12(11) वो इंटरनेट वाला, 12(12) उसका बैंक्स वाला। इतने याद रखने पड़ते हैं, पर मोमेंट आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट हमेशा के लिए कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है ना, तो इसके ऐसा पाथ यूज करो, आंसर में सेक्शन ही मत लिखो, कम बात। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कौन है, रजिस्टर्ड है दोनों, तो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी चेन्नई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आपको पूछा है अनरजिस्टर्ड रहे तो क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी जहां पे गुड्स हैंड ओवर करे विजयवाड़ा, सेकंड में विजयवाड़ा रहेगा। अब जीएसटी कौन पे कर रहा है, ये भी है, जीएसटी भी पूछा है, और नोट दिया है आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय नवथा, हैज बीन अवेल्ड बाय नवथा। अगर 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 जीटीए आईटीसी ले रहा है तो ऑब्वियसली वो 12% पे टैक्स दे रहा होगा, और 12% के टैक्स में एफसीएम लगता है, तो जीएसटी कौन भरेगा, ये जीटीए भरेगा। आरसीएम लगता है जब 5% वाला ऑप्शन लिया है बिना आईटीसी के, और उसमें भी वो बोल रहा है मैं एफसीएम नहीं लूंगा, ये मैंने पढ़ा रखा है नलायको। कोई दिक्कत, अगेन सेम टाइप का, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया है एयर कार्गो का, देखो भैया कौन है, रजिस्टर्ड है, सिंगापुर ले जा रहे गुड्स, ठीक है लेके जा भाई, कहाँ ले जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है ना, जेड। एक्स इज अ एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स इन वेस्ट बंगाल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया है। मिस्टर जेड फॉर कैरियज ऑफ पैसेंजर्स, जेड भी रजिस्टर्ड है और एक्स भी रजिस्टर्ड है। अब जेड ने सर्विस दिया है एक्स को, तो भैया लोकेशन ऑफ एक्स वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टैक्स स्टेटमेंट बताइए, वेस्ट बंगाल प्लेस ऑफ सप्लाई, और सप्लायर कहाँ का है, जेड, ये भी वेस्ट बंगाल का, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्या सप्लाई हो गया, इंट्रा स्टेट है, और उसको आईटी से मिल जाएगा, बोले 16-17 की कंडीशन। 19th, अरे बाप रे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये 19 में ना सब खत्म हो जाएगा आपका, 19 में सब खत्म हो जाएगा। क्यों बताए क्या, 19 के अंदर बहुत शानदार चीज है, देखो एक बार ये चेक, प्रॉमिसरी नोट और पे ऑर्डर से, जो कि गुड्स नहीं है, ये क्वेश्चन में लिख दिया गुड्स नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आता ही नहीं है, तो सेक्शन 12(8) लगेगा ही नहीं, 12(2) लगेगा। सबसे शानदार, गुड क्वेश्चन, 12(8) लगेगा ही नहीं, 12(2) लगेगा। 12(2) क्या बोलता है, योर प्लेस और माई प्लेस, वही तो बोलता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो योर प्लेस, नॉट तो माई प्लेस, ऐसा सप्लायर बोलता है। एड्रेस अवेलेबल है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस नॉट अवेलेबल है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट रेसिपिएंट
लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। इनको गुड्स नहीं माना जा सकता, ऐसा बोल दिया है। बाकी लोकेशन क्या है वो तुम देख लो रे नलायक हो। सिंपल है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। अच्छा, अभी 6 मार्क के लिए क्या इतना ही आंसर लिखना होता है? अरे नहीं भैया नहीं, आपको पूरी प्रोविजन लिखनी पड़ेगी। आपको पूरी प्रोविजन लिखनी पड़ेगी भैया, लिखना पड़ेगा। उसमें कोई क्या बोलते कंजूसी नहीं करना है। अब यहाँ नहीं लिखा है, ये मॉड्यूल है, क्योंकि मॉड्यूल में ऊपर प्रोविजन रहती है, नीचे उसके इल्यूस्ट्रेशन है। ठीक है ना सर? फिर ये जून 19 के आंसर में भी तो ऐसे ही दे रखा है, वो सजेस्टेड आंसर्स रहते, उसमें डायरेक्ट आंसर दे देते। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में देखोगे, टैक्स में देखोगे ना, तो ये लोग इतने नालायक है ना सजेस्टेड देने वाले, ये फाइनल आंसर दे देते, बाकी तुम निकाल लो जैसे निकालना है। अगर आप डीटी का पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारी जगह पे फाइनल आंसर ही दिए हुए, क्योंकि मैंने बैठ के वो पूरा सॉल्व नहीं करा है। अभी तक टाइम ही नहीं मिला उसके लिए, भगवान की दया से। जब मिलेगा तब सॉल्व करूंगा, तब बच्चों का भला हो जाएगा। नहीं तो बच्चे निकालते बैठो, आधे आंसर गलत है पुराने प्रोविजन से, क्या करें? मिस्टर राम वर्किंग इन इन्फोसिस हैविंग ऑफिस इन बैंगलोर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। राम परचेज टिकट्स फ्रॉम, बहुत बोर हो गया मैं सेम सेम करा के, हैदराबाद फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई। हैदराबाद से टिकट लिया है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? हैदराबाद से चेन्नई। हैदराबाद से चेन्नई जा रहा है भैया, तू रजिस्टर्ड है ना यार? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो बैठा है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे 12 लग रहा है, ठीक है, 12-9 लग रहा है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो कहाँ का है? बैंगलोर का, तो बैंगलोर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पहले में। व्हाट वुड बी द आंसर इफ राम इज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिस्क्लोज नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोज नहीं करता है, मतलब वो अपने पर्सनल चीज के लिए कर रहा है। अभी आपको ये पता है क्या कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है? जैसे मान लो मैं प्रणव चांडक हूं ना, तो मेरे को वहां ऑप्शन आता है कि भैया आप अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो अपना जीएसटी नंबर दो। मैंने नहीं दिया, मेरी पर्सनल जर्नी है, मेरे को नहीं देना है, मेरे को छुप के कहीं बैंकॉक जाना है, तो मैं नहीं दूंगा। तो उस केस में मैं कौन हूं? अनरजिस्टर्ड हूं। अरे भैया मैंने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के यही नहीं बताया डिटेल्स, तो क्या डिपार्टमेंट भगवान है चेक करेगा एक एक का कि भैया देखो ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक करो? नॉनसेंस, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करा ना, ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, तो फिर क्या है? ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जैसा ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड पर्सन, ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड पर्सन। और उस केस में फिर जहां से बैठा वहां से हैदराबाद। अब आगे सारे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट वाले आ रहे हैं बेसिकली। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपसे गुजारिश है कृपया करके पढ़ लीजिए। फैक्ट्री है गुजरात में, टेम्पररी इंपोर्ट करा है, ओह, बिना यूज करे वापस से दे दिया, तो ये अगेन सेक्शन 13(3) का एक्सेप्शन है। पर्सन रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, सर्विस रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और पर्सन, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स जहां पे सर्विस परफॉर्म करी जा रही है, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन था, एक नहीं दो एक्सेप्शन थे। एक, अगर आप टेम्परेरीली इंपोर्ट कर रहे हो रिपेयर करने के लिए और बाद में एक्सपोर्ट बैक कर दोगे बिना यूज करे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सेम चीज का एक्सेप्शन है रॉ डायमंड का। अगर रॉ डायमंड आपने इंपोर्ट करे, कट करा, पॉलिश करा, फिनिश करके वापस से एक्सपोर्ट बैक कर दिए, तो उसके इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एक्सपोर्ट का केस हो जाता है वो, ठीक है। गुजरात है, टेम्परेरीली गुड्स लाए और चाइना से कर दिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चीना। In the given case, place of supply will be China. Okay.
will your answer be different if the repair goods are exported after being put to use in गुजरात? गुजरात में वापरा थोड़ा सा भैया, थोड़ा वापर लिया ना, फिर ये एक्सेप्शन में नहीं आते। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहां पे सर्विस परफॉर्म करी गई है, गुजरात। ठीक है, फिर नीचे एक्सेप्शन दे रखा है। ये क्यों दे रखा है पता है क्या? क्योंकि फाइनल है ये, क्योंकि ये फाइनल है। इंटर में ऐसा नहीं होता है। इंटर में बोले ठीक है मत दो यार। However, if the use is of such nature which is necessary for carrying out the repair, अगर रिपेयर करने के लिए गुड्स को वापरना पड़ेगा तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी अगेन डिटरमाइंड एज पर 13(2) नहीं लिखना चाहिए, 13(3) लिखना चाहिए। मतलब अरे अब गाड़ी लाई 6 दिन इंपोर्ट करी है, गाड़ी 6 दिन चला के देखा कि बराबर है कि नहीं है, ये रिपेयर का ही पार्ट है, तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि उसको यूज करने के बाद वापस किया। तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 13(3) के हिसाब से आएगा। मतलब जहां पे सर्विस परफॉर्म करी है गुजरात में। फिर यहाँ पे तो सीधा बोल दिया है कि भैया कुछ टाइम यूज करने के बाद में एक्सपोर्ट करा है, तो एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में जो नॉर्मल रूल है कि जहां सर्विस परफॉर्म करी है वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वही एप्लीकेबल होगा। बट ये नीचे वाला जो ये एक्सेप्शन बोल रहा है ना कि अगर यूज इस टाइप का है जो रिपेयर का क्या है, पार्ट है, तो ये माना जाएगा कि उसको इंडिया में यूज नहीं करा है और प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर 13(3) का एक्सेप्शन। ठीक है, यहां पे लिख दो देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब चाइना ही माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो गुजरात माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोल दिया है कि भैया रिपेयर करने के बाद में कुछ टाइम पुट टू यूज करा। बट ये नीचे जो एक्सेप्शन दे रखा है वो ये बोलता है कि भैया ये यूज अगर ऐसा है जो रिपेयर के लिए नेसेसरी है तो इसको यूज नहीं करा ऐसा मानो, और यूज नहीं करा ऐसा मानते हैं तो फिर क्या रहता? इंपोर्ट किया, यूज नहीं करा और वापस भेज दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 22, गुड क्वेश्चन। क्यों? अगेन आपको अगर याद होगा थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था अभी इसी सेशन में कि सर एड्रेस बहुत जरूरी है, एड्रेस अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। बैंक के केस में एड्रेस का बहुत महत्व रहता है, और अगर आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हो तो आपका एड्रेस वहां पे रहेगा। अगर बैंक के आप रेगुलर कस्टमर नहीं हो, डीडी बनवाने चले गए तो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। बट अगर रेगुलर कस्टमर है ऑब्वियसली बैंक के पास एड्रेस रहेगा आपका, और उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। डन है? अब ये क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। मैं खाली बॉटल भर के, नहीं पानी आया हुआ है, मैं पी लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, तुमको मजा आ जाएगा। ये आदमी एक इंडिया का है, ठीक है, चेन्नई का। उसका चेन्नई माउंट रोड ब्रांच में एसबीआई में अकाउंट है। उसमें उसने सेफ डिपॉजिट का लॉकर खोला और बाद में ये बंदा चले गया सिंगापुर, इंडिया के बाहर, और वहीं पे अभी रहता है। ठीक है, अब ये बंदा क्या बोल रहा है? कंटेंट्स दैट सिंस ही इज अ रेसिडेंट, उस पे जो लॉकर चार्जेस है ना, लॉकर चार्जेस, लॉकर फीस, उस पे जीएसटी नहीं लग सकती। करेक्टनेस बताइए। ओ भैया, आप अभी सिंगापुर रहते होंगे, पर जब आपने बैंक अकाउंट खोला था ना तो आपका एड्रेस था चेन्नई का। तो हमारे पास बैंक के पास जो आपका एड्रेस अवेलेबल है वो चेन्नई का है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी चेन्नई। ये जो आप बोल रहे हो ना ये गलत है। आपको लॉकर चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, ये आपको लिखना है। और फिर नीचे ज्ञान भी देना है कि भैया अगर ये बंदे को चाहिए ना कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर आए, तो पहली बात तो इसने जो अपना सेविंग अकाउंट बनाया है उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में, एनआरई अकाउंट में। एक बात। दूसरा, अपने बैंक के अंदर जाके अपनी केवाईसीज अपडेट करे। ये ज्ञान पेल रखा है। एस ट्रूली इंटेंड्स टू बी नॉन रेसिडेंट फॉर जीएसटी पर्पस, उसने अपना केवाईसी और अकाउंट का टाइप फॉर्मली अपडेट करना है। अकाउंट का टाइप मतलब उसको एनआरई या एनआरओ अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंकिंग सर्विसेज के लिए सिर्फ सप्लायर के बैंक रिकॉर्ड्स ही काम के हैं, तो उसका इनकम
सिंगापुर से आ रहा है, मतलब उसका जो इनकम टैक्स रेसिडेंसी है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट टीआरसी, अगर आपने डीटी में पढ़ रखा है मेरे से तो आपको पता होगा टीआरसी क्या होता है। टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट सिंगापुर का है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी क्या बोलता है, भैया जो सप्लायर है उसके पास तुम्हारा एड्रेस कौन सा है, इसका पास एड्रेस है ये केस में बैंक के पास चेन्नई का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी चेन्नई। अगर आपको चाहिए कि आपका सिंगापुर बने तो पहले एनआरई अकाउंट बनाओ, दूसरा अपना केवाईसी अपडेट करवाओ। जय श्री राम। ये आंसर मैंने दिया है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं दिया था। ये आंसर मैंने दिया है। अगेन आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ये आंसर इंस्टीट्यूट के इसमें ऐसा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं है, मैंने बताया भाई ने। इंस्टीट्यूट सीधा बोलती है प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई, खत्म, टॉपिक ओवर, बैठो बोमलते। ओ भाई साहब, इंडेंटिंग एजेंट, मेरे को पता ही नहीं था इंडेंटिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, बाद में मैंने उसकी रिसर्च करी और पता चला ये बीच का दलाल है जो ओवरसीज बायर और इंडियन सप्लायर्स के बीच में सप्लाई फैसिलिटेट करता है। एजेंट है, एजेंट है। और फॉरेन की बात आ गई है तो सेक्शन 13(8)(b लगेगा। और मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज भी करवा रखे लास्ट लेक्चर में कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं आता, सब कॉन्ट्रैक्टर है जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम कर रहा है तो वो एजेंट नहीं है। एजेंट कौन है, जो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, जैसे कस्टमर ला के दे रहा है। एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिया था कि भैया किसी कंपनी ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने इस पूरे सॉफ्टवेयर का जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है, जो यूआई यूएक्स है, वो किसी और को आउटसोर्स कर दिया, तो उससे मैं ले रहा हूँ डिजाइनिंग करवाने का, डेवलपमेंट करवाने का सर्विस। वो बंदा मेरे को प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे दे रहा है, यहाँ पे इंटरमीडियरी नहीं लगेगा। याद है तुमको? नहीं होगा तो भैया डूब के मर जाओ। इंटरमीडियरी सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया आपने? ये भरत इंटरनेशनल्स ऑफ इम्फाल मणिपुर का ये एक एजेंट है। ये क्या करता है, भरत इंटरनेशनल एमआरसी सिंगापुर को इंडिया में बायर्स ढूंढ के देता है। ठीक है, तो ये एजेंट है इनका। ये हो गया सप्लायर, ये हो गए रेसिपिएंट इंटरमीडियरी सर्विसेज के। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी, ये कहा गया है मणिपुर। सप्लायर कहा गया है मणिपुर का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है मणिपुर। तो क्या है, एक्सपोर्ट है। पहला पूछा है जीएसटी भरना पड़ेगा क्या कमीशन पे, यस। क्या है, एक्सपोर्ट है, नो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं है ये। पीओएस इज इक्वल टू मणिपुर, लोकेशन ऑफ सप्लायर भरत, ये है। वन कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया नहीं है, बट इन केस ऑफ इंटरमीडियरी प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंडिया, कमीशन अर्नड बाय इंडियन एजेंट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो क्या है, जीएसटी कौन भरेगा, ये आदमी खुद भरेगा, सप्लायर। अरे ये आरसीएम की बात ही नहीं है, यहाँ आरसीएम की बात ही नहीं है, ये सर्विस दे रहा है सप्लायर इंडिया में, तो सप्लायर भरेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है सी में, क्या आरसीएम की बात, क्रेडिट मिलेगा क्या? अरे आरसीएम है नहीं, फॉरवर्ड चार्ज है उसका। ठीक है, पहली बात, ये टैक्स भरेगा, कितना भरेगा, कमीशन कितना मिला है, $1,00,000। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रूल 5 ऑफ आईजीएसटी कहता है कि आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एक्सचेंज रेट लेने हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहा होता है, ये मैंने, अच्छा ये मैंने इंटरमीडिएट में बता रखा है। ठीक है, फाइनल में भी बताया होगा क्लास के अंदर। बट एक्सचेंज रेट कौन से लेंगे, गैप के लेंगे। ये आरबीआई के रेट नहीं लेते, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले रेट लेते हैं। तो 1,00,000 इंटू 68.25
का 18% इतना जीएसटी भरना पड़ेगा इसको फॉरवर्ड चार्ज में। सेकंड पूछ रहा है इफ यस कितना जीएसटी भरना पड़ेगा, वो बता दिया हमने डी में। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, वेदर आईजीएसटी पेड ऑन कमीशन अमाउंट, ये जो आईजीएसटी भरा है 12,28,500 का, इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट एज आरसीएम। अरे आरसीएम में क्या होता है बेसिकली, आरसीएम में हम परचेस करते हैं या सर्विस लेते हैं, सप्लायर इंडिया के बाहर है, हम रेसिपिएंट है, और उसके वैसे हमको बीइंग अ रेसिपिएंट और सप्लायर इंडिया के बाहर है तो बाहर वाले को भैया ओआईडीआर में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। बाकी नॉर्मल सर्विसेज में उसको रजिस्ट्रेशन मत करवाओ। यहाँ पे रेसिपिएंट को बोला है कि भैया जो तूने परचेस करा है या जो तेरा इनवर्ट सप्लाई है उस पर तू आरसीएम के तहत जीएसटी भर दे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकेस मान के चल लो ये जो एजेंट है ये रेसिपिएंट होता था और वो जीएसटी भरता था, तो ये उसका इनवर्ट सप्लाई पे का जीएसटी रहता था जिसका उसको आरसीएम में जिसका उसको आईटीसी मिल जाता था। बट अपने केस में ये बंदा तो खुद ही सप्लायर है। अब सप्लायर जो अपना जीएसटी भरता है उसका उसको क्रेडिट मिलता है क्या? अरे नहीं मुन्ना नहीं, ये आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं है, ये फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है, क्रेडिट कहां से मिलेगा? हाँ, ये जो 12,28,500 का उसको जीएसटी पेबल है ना, ये उसका आउटवर्ड जीएसटी है। इसके अगेंस्ट अगर उसके पास कोई क्रेडिट पड़ा है तो उस क्रेडिट को यूज जरूर कर सकता है वो। Supplier is located, GST is payable on forward charge. Bharat International must pay GST. ठीक है, not payable by foreign company under reverse charge. This is not reverse charge mechanism because supplier is in India. Thus no ITC as RCM. Instead, they can claim normal ITC of IGST paid, subject to अगर यूज करा है तो। ठीक है, जो IGST इन्होंने इनपुट सर्विसेज ली है या इनपुट गुड्स लिए है उस पे जो जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट ये ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात कर रहे हैं। अब देखो फाइनल में क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ डालते, समझे? 24 अभी सारे क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट आएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ एक्सचेंज दिया है, आरबीआई और गैप का नहीं दिया है, तो जो दिया है उससे ही काम चलाना है। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉरेन कस्टमर्स को गुड्स प्रोक्योर करने के लिए इंडिया में। अगेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी आइडेंटिफाइज द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू करती है एंड बाद में वेंडर की डिटेल फॉरेन कस्टमर के साथ शेयर कर देती है। फॉरेन कस्टमर डायरेक्टली वेंडर से ऑर्डर करता है। मतलब ये बेसिकली का इंटरमीडियरी हो रहा है, उनका परचेसिंग एजेंट है जो परचेज की क्वालिटी को रिव्यू करता है। यहाँ पे सेक्शन 13(8) लगेगा। और सर्विस कौन दे रहा है? इंडिया का एजेंट दे रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉरेन कस्टमर्स को। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दिल्ली। ठीक है, अब क्या ये एक्सपोर्ट है? सर्विस तो फॉरेन क्लाइंट्स को दे रहा है, पर एक्सपोर्ट कब होता है? जब सप्लायर इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है। यहाँ पे सप्लायर इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में ही आ रहा है, तो इट इज नॉट द केस ऑफ एक्सपोर्ट। पर सर पर पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलाना, अरे तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिलना एक कंडीशन है, बट ये भी तो कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होना चाहिए। एक्सपोर्ट पढ़ाया तो है मैंने तुमको थर्ड लेक्चर में, नलायक हो, सेकंड लेक्चर में। तो पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक्सपोर्ट रहेगा। ये 1 लाख इंटू 65 लाख का 18% जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, और ये जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में भरना है। दिस इज नॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। ठीक है, अगेन दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये सीएमए फाइनल में भी है, सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में भी है, दोनों जगह है। क्या ये एक्सपोर्ट माना जाएगा? वही बात है, सेम टाइप के क्वेश्चन है ये। RST, a corn chips manufacturing company based in USA, intends to launch its product in India. However, the company wishes to know the test and sensibilities of Indian customer before launching its products. तो इन्होंने क्या करा है, एबीसी कंसल्टेंट को हायर करा है कि भैया हमारे बिहाफ पे इंडिया में सर्वे करें। अगेन 13(8) एप्लीकेबल है।
ओह! देखो आगे पढ़ा नहीं मैंने। द सर्वे इज़ सोली बेस्ड ऑन oral replies of surveys. They will not provide any sample by RVs to test. ये अच्छा इन्होंने हायर कर रखा है इनको। 38 नहीं आएगा, ये एजेंट नहीं है इस केस में। इट इज़ नॉट द केस ऑफ एजेंसी। अब अपन फ्लो में थे इसलिए अपने को लग रहा है एजेंसी है। कहाँ पे एजेंट है? उनने इनको बोला है, अप्रोच किया है कि भैया सर्वे करके हमको दो। सर्वे ये प्रिंसिपल बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ कि ना? 13.3 से लेके 13.8 नहीं लगता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का आएगा। नॉर्मल 13.2 के हिसाब से आएगा, ठीक है? और अगर 13.2 के हिसाब से आएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है, और यहाँ बोल रखा है ना भैया, भैया कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है, अवेलेबल है। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ दे रखा है? आंसर हाँ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सर्विस कौन दे रही है? आरएनसी, सॉरी, एबीसी कंसल्टेंट मुंबई। ये हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई आया है यूएसए, तो ये एक्सपोर्ट का केस है। और ये साथ में मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट के आपको कंडीशंस भी दे रखी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अब ये हकीकत में ना उधर आना चाहिए था एक्सपोर्ट के केस में, पर अभी दे रखा है बुक में, तो मैंने बोला चलो डाल देते, एक आध दो नए पॉइंट बताने, काम हो जाता है अपना। लास्ट 2 क्वेश्चन पे बचे हैं हम। ये दीदी जीजू वाला क्वेश्चन ये दीदी जीजू वाला क्वेश्चन है, ठीक है? दीदी और जीजू वाला क्वेश्चन, मतलब एकदम कुछ भी अतरंगी काम कर देते। देखो क्या बोलते, जीजू एंड इंडियन कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ दीदी। बराबर है, दीदी तो होल्डिंग रहेगी, तभी तो जीजू सब्सिडरी रहेंगे, और दीदी होल्डिंग ही होती है। आप देख लेना आपने दीदी और जीजू के केस में, तो दीदी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ यूके और इंडिया में है उनकी सब्सिडरी, ठीक है? दीदी लिमिटेड प्लेसेस, ठीक है, पढ़ो एक बार इसको, जल्दी से पढ़ो। बिल टू शिप टू है। अरे कर रखा है इस टाइप का एक क्वेश्चन सेम, ठीक है? इसमें एक पेज ऐड कर देते हैं। जीजू इंडिया में रहते हैं, दीदी रहती है यूके में। गलत बात है दीदी। और एक कोई चाइना की कंपनी है, चाइनीज कंपनी, दीदी इनको ऑर्डर देती है, ये इनको ऑर्डर देते हैं। अब चाइना से इंडिया सामान आएगा, दीदी जीजू को बोलती है कि भैया कुछ सामान ऑर्डर कर दे। जीजू के पास था नहीं, जीजू ने चाइना से ऑर्डर करा, पर चाइना क्या बोला? डायरेक्टली यूके भेज दे, डायरेक्ट सेंड टू यूके। अब सवाल ये आया कि देखो दिख कैसे रहा है? ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन 1 ये है, दीदी ने ऑर्डर दिया, इनने इनको सामान दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 2 ये है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 ये है, इनने इनको सामान दिया, पर क्या सामान इंडिया में आके आ गया? नहीं, सामान डायरेक्टली बाहर से बाहर गया। अब ये बचपन में मैंने तुमको पढ़ाया था सप्लाई के अंदर, एंट्री नंबर 7, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन फ्रॉम बाय अ पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। एनटीटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया के बाहर डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है। तो जब पढ़ाया था मैंने बोला भी था कि भैया चाइना से यूके जा रहा है, इंडिया क्या है? अरे ये इंडिया का एजेंट है, या इंडिया का आदमी चाइना से खरीद के यूके में बेच दे रहा है डायरेक्टली। तो ये इंडिया में सामान आ ही नहीं रहा है। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, या एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया से सामान इंडिया के बाहर जाना चाहिए, पर सामान इंडिया में आया ही नहीं है, चाइना से बाहर गया है। तो क्या ये एक्सपोर्ट है? ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट नहीं है।
सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट माना जाएगा? नो दीदी, नो 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 नो। सर पैसा मिल गया ना, दीदी से पैसा आया, पैसा पैसा आया, पैसा फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स में पैसा आया है। अरे तो फॉरेक्स में पैसा आना एक कंडीशन है, पर ये भी तो है कि गुड्स एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मूविंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से गई नहीं है, चाइना से गए, ये एग्जम्प्टेड है, यहाँ पे जीएसटी वेस्टी नहीं लगता। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन एनटीडी टू अनदर प्लेस इन एनटीडी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन इंडिया इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। पॉइंट नंबर 7, एंट्री 7 में आता है ये। प्लेस ऑफ सप्लाई यूके है, जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। डन, खत्म। लास्ट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर रखी है इंस्टीट्यूट ने, इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर रखी है इंस्टीट्यूट ने। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बबुआ, फॉलोइंग केसेस विद ब्रीफ रीजंस, ठीक है। एक्स वाई लिमिटेड ऑफ दिल्ली अग्रीज टू प्रोवाइड टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट ऑफ ओवरसीज फर्म। इंडिया के बाहर का कोई है, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक्स वाई लिमिटेड उस प्रोडक्ट पे क्या कर रही है? टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन की सर्विस कर रही है। मोटर बाइक है, अब मोटर बाइक है तो एमिशन कितना करती है? हर कंट्री में अपना अपना एमिशन का लेवल होता है, कितना एमिशन इंडिया में चलेगा, तो भैया इंडिया में टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए बाइक को भेजना पड़ेगा। आप मेरी शब्दों से समझो कार्यक्रम कैसे हो रहा है, बाइक को भेजना पड़ेगा। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ, ये वाली। सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट कौन है? इंडियन ओवरसीज फर्म है, तो भैया ये 13 में एप्लीकेबल है। 13(3) बोलता है कि सर्विस रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स और सर्विस, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। ओके, इसने प्रोवाइड करा है एक्सवाइज को, और टेस्टिंग दिल्ली में कैरी आउट करी है, असम में कैरी आउट करी है, स्वीडन में कैरी आउट करी है। ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड, अगर इंडिया में कैरी आउट करता ना तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहता था, बट यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स में कैरी आउट करी है। देखो सिर्फ अगर ये नहीं रहता ना तो दिल्ली और असम दोनों रहता था, बट यहाँ पे स्वीडन में भी कैरी आउट करी है। अब इसी कंपनी ने कैरी आउट करी होंगी, वही तो समझ में आ रहा है। लिखा है ना यहाँ पे, देखो ना भाई, ओवरसीज फर्म हैज प्रोवाइडेड इट्स न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट टू XY फॉर द लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग कहाँ कैरी आउट करी है? दिल्ली, असम, स्वीडन। स्वीडन इंडिया के बाहर है। सर हमको यही नहीं पता, माँ कसम, किडनी भेज डालो तुम अपनी सालों। स्वीडन, अब नहीं भी बताऊंगा, स्वीडन इंडियन नाम लगता है क्या? नहीं यार, स्वीडन इंडिया के बाहर है। अब आ जाओ 13(3) पे, क्योंकि तुमको याद तो होगा नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, अगर मल्टीपल कंट्रीज में दे रहे हैं, देखो मल्टीपल स्टेट्स में दे रहे हैं तो हर एक स्टेट में रहता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये देखो, अगर सर्विसेज आर सप्लाइड एट मोर देन 1 लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टीटी, मल्टीपल कंट्रीज में जिसमें से एक इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाईज लोकेशन इन टीटी, तो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स इंडिया। अब सुनो, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में दिक्कत पता है क्या है? कि इंडिया लिख दिया ठीक है, पर इंडिया में क्या है? दिल्ली की आसाम, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सीधा बोल दिया है कि भैया मल्टीपल स्टेट्स में दे रहे हैं तो जो हर एक स्टेट है, बट अगर मल्टीपल कंट्रीज में दे रहे हैं तो इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, ऐसा मैं नहीं, ऐसा लॉ कह रहा है, मैंने पूरा खंगाल मारा है, ठीक है। ये नीचे नोट है, since testing is carried out partly in India and partly outside, the entire supply shall be deemed to have its place of business in India, ठीक है। The whole consideration is liable to GST in India, GST लगेगा। सप्लायर कौन है? दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई का है इंडिया में, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब कौन सा लगेगा? CGST या SGST या IGST? आंसर इज लगेगा यहाँ पे IGST, क्योंकि पहली तो फॉरेनर है, ठीक है। 13 है, IGST की बात कर ले, स्टेट को छोड़ दो इसमें। डन। सर कहीं तो लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा है मुन्ना, कहीं नहीं लिखा है। वो मैंने 5 घंटे वाला स्टॉप ओवर का निकाला ना ढूंढ के, तो ये लिखा रहता तो ये भी निकालता था। अब सर ऐसा मानते ना
कि 100% इंडिया में है और इंडिया में एक्चुअली दिया 50% है। 100 इंडिया में माना है पर दिया 50 है, तो जितना दिल्ली में दिया है ना 15, उसका 30 मान लो और असम का 70 मान लो, डबल करके और कर दो स्प्लिट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। अ मूवी ऑन डिमांड इज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, ये मैंने बताया था आपको, मूवी देखनी है भैया, ऑन बोर्ड, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ड्यूरिंग कोलकाता दिल्ली लेग ऑफ अ बैंकॉक कोलकाता दिल्ली फ्लाइट। तो बैंकॉक कोलकाता, बैंकॉक से शुरू हुई है, तो ये माना गया है कि भैया सेक्शन 13 एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। 13 आंसर दे रखा है 13 के हिसाब से, क्योंकि फ्लाइट चालू कहाँ से हुई, बैंकॉक से, तो ये मान रहे हैं कि भैया ये माना है लिटरली, क्योंकि यहाँ पे दे ही नहीं रखा है ना, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, दे ही नहीं रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो फिर क्या। अब क्वेश्चन में बराबर दिया रहेगा, क्योंकि अगर सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड है ना, तो ये दो जगह आता है। एक यहाँ आता है 13-11 में फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट बोलते हैं, पर 12 में अगर रहा ना, तो 12 में यहाँ पे आता है सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट, 12-10 और वो 13-11। अब पता नहीं है क्या है, आंसर इफेक्टिवली सेम ही आना है, बट सेक्शन पता नहीं है, तो ठीक है ना, जान दो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है, बैंकॉक, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकॉक रहेगा। जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया के बाहर है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इंडिया में भी रहा सप्लायर, तो भी एक्सपोर्ट रहेगा, और इंडिया के बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ सप्लायर इंडिया के बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, और रेसिपिएंट इंडिया का आदमी भी रहा, तो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से जीएसटी लेंगे। बैंकॉक वाले बोलेंगे हम क्या करना भजन, वो लेंगे ना भाई, अपन थोड़ी लेंगे, समझा। यह अपना खत्म होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। एक एक क्वेश्चन पूरा तमीज से करवाया, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। देखो फाइनल के अंदर है ना, बच्चे को प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत है, और उल्टा करते बच्चे, कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ते प्रैक्टिस करते नहीं है, और टीचर्स भी प्रैक्टिस नहीं करवाते। इसीलिए मैं जीएसटी में तो पक्का शुरू करा है, डीडी का भी शुरू करूंगा, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, बट जल्दी ही करने वाला हूँ। उसका डीडी का पीवाई की उसका क्वेश्चन बैंक भी 2-3 दिन में रेडी हो जाएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको ऐप में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कल चालू करेंगे अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के 3 पार्ट्स रहेंगे, एक रहेगा सेक्शन 15, दूसरा रहेगा वैल्यूएशन रूल्स, और तीसरा अगेन रहेगा सर्कुलर्स और केस लॉस। 3 पार्ट्स बोला है मैंने, 3 लेक्चर्स नहीं बोला है। लेक्चर कैसे होते हैं वो तो भगवान जाने, जैसे होगा वैसे होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, इसको प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए।